दोस्तों, इस नए वजाहती तज्ज़िये में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी तारीखी मुहिम को डिकोड करने वाले हैं जो अस्करी महारत और बेहतरीन मंसूबाबंदी की बिल्कुल एक अजीम मिसाल है। मेरा मतलब है सरिया गालिब बिन अब्दुल्ला। जब भी हम ऐसी जंगों की बात करते हैं जहां बहुत ही कम वसाइल के साथ एक बड़ी ताकत को प्रैक्टिकली धो दिया गया हो, तो ये वाकया फहरिस्त में सबसे टॉप पर आता है। ये कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक मास्टर क्लास है। एक ऐसी मास्टर क्लास जो सिखाती है कि ठीक वक्त पर उठाया गया एक ठीक कदम किसी भी बड़े खतरे को शुरू होने से पहले ही कैसे खत्म कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस तारीखी वाकये की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, अब इस जगह पर थोड़ा गौर करते हैं। फदाक, ये सिर्फ नक्शे पर एक छोटा सा निशान नहीं था, बल्कि उस वक्त ये दुश्मन कबाइल का एपी सेंटर बन चुका था। मतलब ये वही पॉइंट था जहां से सारे खतरात जन्म ले रहे थे। एक ऐसी जगह जहां दिन रात साजिशों के जाल बुने जा रहे थे। अब जरा सोचिए, जब दुश्मन एक ही मरकज पर इकट्ठा होकर किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा हो तो खतरे का स्केल क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसा वक्त था कि अगर इस जगह को थोड़ा सा भी इग्नोर किया जाता तो वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गलती होती जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। इस पूरी सिचुएशन को क्लियरली समझने के लिए हम इस तज्जिये को 5 हिस्सों में तकसीम करें। पहला, मकाम और पस मंज़र। दूसरा, अहम मकासद। तीसरा, हिकमत अमली और अचानक हमला। चौथा, फतेह और इलाकाई अमन। और आखिर में हकमी नतीजा और इस पूरी डिस्कशन का सबसे अहम सबक। तो पहला हिस्सा देखते हैं, मकाम और पस मंज़र। आगे बढ़ने से पहले इनकी ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने अभी बात की, फदक कोई आम सा इलाका नहीं था। ये दरअसल दुश्मन कबाइल की साजिशों का मेन हब था। इसे एक स्टेजिंग ग्राउंड के तौर पर समझ लीजिए, जहां मुसलमानों के खिलाफ डेंजरस प्लान्स जमा हो रहे थे। खैर, इस मरकजी हैसियत की वजह से यहां प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना, यानी दुश्मन के वार करने से पहले ही उन्हें रोक देना, वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका था। अगर इस हब को ऐसे ही ऑपरेट करने दिया जाता तो आगे चलकर यह वाकई एक मैसिव थ्रेट बन सकता था। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी इस मुहिम के अहम मकासद क्या थे। अब इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाकई दिलचस्प है। ये अहदाफ सिर्फ सिंपल टारगेट्स नहीं थे, बल्कि ये एक ब्रिलियंट मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव थे। पहला मकसद, दुश्मन कबाइल की साजिशों को रोकना। ये प्योरली एक डिफेंसिव अप्रोच थी। दूसरा, मुसलमानों के खिलाफ होने वाली तैयारियों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना, यानी एक प्रोएक्टिव प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। और तीसरा मकसद, उस पूरे इलाके में इस्लामी असर और रसूख को मजबूत करना। ये कमाल का लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल विजन था। एक ही मूव में डिफेंस, ऑफेंस और फ्यूचर सिक्योरिटी तीनों कवर हो रहे थे। ये चीज क्लियरली जाहिर करती है कि उनकी प्लानिंग किस कदर डीप और सॉलिड थी। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, हिकमत अमली और अचानक हमला। इस ऑपरेशन की टाइमलाइन पर गौर करें तो हैरत होती है कि सब कुछ कितना डायनामिकली प्ले आउट हुआ। देखें, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिब बिन अब्दुल्ला को एक खुसूसी जमात के साथ रवाना फरमाया। फिर बिना किसी डिले के एक अचानक और शदीद स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक की गई। तीसरे स्टेप में दुश्मन को कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ा गया और वो प्रैक्टिकली बिना किसी मुकाबले के बुरी तरह शिकस्त खा गए। और आखिर में मुसलमान अपना मिशन सेफली कंप्लीट करके वापस लौट आए। ये सारा सीक्वेंस बिल्कुल वाज़े तौर पर सिखाता है कि मिलिट्री एक्शंस में स्पीड और स्विफ्टनेस का एलिमेंट आखिर कितना क्रूशल होता है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता जो निकल कर आता है वो ये है, ये एक अचानक और हिकमत अमली पर मबनी हमला था। इस बात पर थोड़ा ठहरना चाहिए। यहाँ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही उनका एब्सोल्यूट वेपन था। दुश्मन की तादाद चाहे कितनी भी हो, उनकी तैयारी कितनी ही सॉलिड क्यों ना हो, जब उन्हें संभलने का एक सेकंड भी ना मिले तो सारी ताकत यूजलेस हो जाती है। खालिद बिन अब्दुल्ला की क़यादत में बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने दुश्मन को लिटरली उनके अपने ही घर में उस वक्त जा दबोचा जब वो एब्सोल्यूटली गाफिल थे। ये सिर्फ ताकत की गेम नहीं थी, बल्कि प्योर माइंड और परफेक्ट टाइमिंग का मास्टर स्ट्रोक था। चौथा हिस्सा, चलिए देखते हैं कि इस टैक्टिकल स्ट्राइक के बाद फतेह और इलाकाई अमन पर क्या असरात मुरतब हुए। इस स्ट्राइक के बाद जो नताइज सामने आए वो एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसी उम्मीद थी। पहला नतीजा था दुश्मन की क्लियर शिकस्त और हलाकतें, जिससे इमीडिएट थ्रेट वहीं का वहीं खत्म हो गया। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी। दूसरा बड़ा नतीजा था दुश्मनों पर मुसलमानों की हैबत का कायम होना, जिसे हम डिटरेंस कहते हैं। मतलब एक ऐसी ताकत का मुजाहरा जिसके बाद कोई दूसरा दुश्मन कोई भी स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचे। तीसरा बड़ा इम्पैक्ट ये था कि उस पूरे खित्ते में एक लास्टिंग पीस और इस्तेहकाम आ गया। और यही वजह है कि इस वाज़े कामयाबी को मुसलमान मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बेहतरीन मिसाल तस्लीम किया गया। सोचिए, एक स्मॉल टैक्टिकल विक्ट्री ने पूरा जियो स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप ही बदल कर रख दिया। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर।
हतमी नतीजा और इसका सबसे अहम सबक। ये देखें, ये मुवाजना अपने आप में पूरी दास्तान खुद बयान कर रहा है। एक तरफ है एक छोटी मगर मुनज़्ज़म जमात और दूसरी तरफ है बड़ी कामयाबी। ये कंपैरिजन सिंपली ब्रिलियंट है। ये तज्जिया प्रैक्टिकली इस मिथ को ब्रेक करता है कि असल ताकत सिर्फ तादाद में होती है, बल्कि सच तो ये है कि जब एक छोटा सा ग्रुप भी फुल डिसिप्लिन, ऑर्डर और रेजर शार्प फोकस के साथ मैदान में उतरता है तो वो बड़ी से बड़ी भीड़ को इजीली आउटस्मार्ट कर सकता है। इस मुहिम ने हमेशा के लिए ये सबक एस्टैब्लिश कर दिया कि कामयाबी का इन्हिसार नंबर्स पर नहीं बल्कि प्लानिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन पर होता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस छोटी जमात ने इतनी मैसिव सक्सेस कैसे अचीव की? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसके पीछे 3 बेसिक एलिमेंट्स थे। पहला, पुख्ता ईमान, एक ऐसा अनवेवरिंग फेथ जो किसी भी खौफ या डाउट से कहीं ऊपर हो। दूसरा एलिमेंट, हिकमत यानी टैक्टिकल विजडम, क्योंकि सिर्फ जोश से काम नहीं चलता। दुश्मन को रीड करना और परफेक्ट टाइमिंग पर स्ट्राइक करना, यही असल हिकमत है। और तीसरा, मुकम्मल इत्तेहाद, पूरी जमात का वर्चुअली एक बॉडी की तरह फंक्शन करना बिना किसी इख्तिलाफ के। ईमान, हिकमत और इत्तेहाद, इस गोल्डन ट्रायंगल ने इंश्योर किया कि नतीजा सिर्फ और सिर्फ फतह ही हो। तो अब एक लम्हे के लिए इस बात पर सोचिए, आज हम जिन अहम चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, क्या उन पर आज भी प्रैक्टिकली काबू नहीं पाया जा सकता? खुसूसन अगर उन्हें एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला यानी मुकम्मल इत्तेहाद, गहरी हिकमत और पुख्ता ईमान के साथ टैकल किया जाए। तारीख का ये वाज़ेहाती तज्जिया हमें क्लियरली बताता है कि चैलेंजेस चाहे कितने भी मैसिव क्यों ना हो, अगर स्ट्रैटेजी ऑफ फेथ की फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो कोई भी पहाड़ सर किया जा सकता है। इस अहम सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। तहकीक और सीखने की इस जस्तजू को हमेशा जिंदा रहना चाहिए।